अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर किस चीज़ को बोलते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें डेरिवेट की जाती हैं, कौन कौन सी इसमें डेरिवेशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपना पिछला लेक्चर ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है और उसके सारी हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी। अब हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक डिवाइस है इलेक्ट्रिक चार्जेस से ही रिलेटेड। ये कैसी डिवाइस है? ये एक डिवाइस है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप में स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। अब कैपेसिटर को समझने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एक सर्किट बना लेते हैं, सिंपल सा कैपेसिटर का। ये पॉजिटिव की और नेगेटिव की। अब ये एक सिंपल सा सर्किट है एक कैपेसिटर का। इसमें क्या है कि हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है। दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स जो हैं ये एक्चुअली कंडक्टर्स हैं जिनके अंदर से हमारा चार्ज पास कर सकता है। अब इनके दरमियान ये जो वैक्यूम है ये इन चार्जेस को स्टोर करने के लिए काम आता है। तो हमारे पास क्या होता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस एक कंडक्टर पर यानी कि पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव चार्जेस दूसरे कंडक्टर पर यानी कि नेगेटिव क्यू चार्जेस एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। इनके दरमियान ये जो वैक्यूम होता है ये इन दो चार्जेस को सेपरेट रखता है, इन दो चार्जेस को एक जगह पर बंधाए रखता है। अब यहाँ पर इन प्लेट्स के ऊपर ये तब तक चार्जेस स्टोर होते रहते हैं जब तक के इनके ऊपर जगह फिल नहीं हो जाती। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो हम बाद में क्या करते हैं कि हम इस कैपेसिटर को अपने सर्किट में लगाते हैं और सर्किट में लगाने के बाद हम इससे अपने डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग। अब ये कैपेसिटर क्या है एक्चुअली कि एक डिवाइस है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस। अब ये क्यू चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन भी होगा। तो हमारे पास रिलेशन होता है क्यू प्रोपोर्शनल टू वी या वी प्रोपोर्शनल टू क्यू। इट मींस कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते जाएंगे उतने ज्यादा चार्जेस यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे। जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने कम चार्जेस यहाँ पर प्लेट्स पर इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास आता है Q इज इक्वल टू CV। अब यहाँ पर आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। इधर यहाँ पर वो जो कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटर की बात हमें पता लग गई, पोटेंशियल डिफरेंस हमें ऑलरेडी पता क्या होता है। अब तीसरी टर्म न्यू टर्म हमारे पास आई कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस क्या होती है? इट इज द एबिलिटी किसी भी चीज की एबिलिटी क्या होती है कि वो किसी चीज को कितनी फोर्स लगा सकता है, कितनी फोर्स कम लगा सकता है, या कोई भी इस तरह की एबिलिटी। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या है? द एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस। एक कैपेसिटर की कितनी एबिलिटी है, एक कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है कि वो चार्जेस को स्टोर कर सके, तो उस एबिलिटी को उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो हम यहाँ से कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालते हैं, C इज इक्वल टू Q ओवर V। अब हमें पता है कि जब भी हम फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स की क्वांटिटीज के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास उसके SI यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का भी SI यूनिट होगा। तो कैपेसिटेंस का SI यूनिट होता है फैरेड, जिसको हम फैरेड एक बड़ा यूनिट है। फैरेड एक हमारे पास बड़ा यूनिट है, इसलिए हम जब भी कैपेसिटर की टर्म्स को देखेंगे तो हमारे पास माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड और इस तरह के छोटे यूनिट्स यूज किए जाएंगे, क्योंकि एक कैपेसिटर 1 फैरेड कैपेसिटेंस बहुत मुश्किल से
एक्सेप्ट करता है, बहुत मुश्किल से स्टोर करता है, उसके अंदर ये एबिलिटी बहुत कम पाई जाती है। तो अब हम एक फेरेड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की डेरिवेशन किस तरह से की जाएगी। जब हमारे पास एक कैपेसिटर को अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, डिलीवर करें, तो हमारे पास उसकी प्लेट्स के ऊपर 1 कूलम चार्ज इकट्ठा हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पैदा होने वाली कैपेसिटेंस, उसके अंदर जो प्रोड्यूस हुई कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो 1 फैरेड होगी। तो इस यहां से हम 1 फैरेड की डेफिनेशन ले सकते हैं कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड तब होगी जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से उसके प्लेट्स के अंदर 1 कूलम चार्ज इकट्ठा हो जाए, 1 कूलम चार्ज स्टोर हो जाए। तो ये हमारे पास सिंपल सा ओवरव्यू था कैपेसिटर का, उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं, उसके अंदर कौन कौन से कांस्टेंट्स यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें। अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन के ऊपर। डेरिवेशन पर जाने से पहले हम देखेंगे कि कैपेसिटर्स की टाइप कितनी किस्म की होती हैं। तो यूजुअली जो हम कैपेसिटर्स यूज करते हैं वो होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो हम देखते हैं कि पहले सबसे हम देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कैसे होते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर कैपेसिटर बनाया था वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही था, उसे हम दोबारा से यहाँ पर ड्रा करते हैं। अब हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 2 टाइप्स पढ़नी है, 2 कंडीशंस में हमने इसको देखना है, इसकी डेरिवेशन करनी। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे देखते हैं कि इसमें अभी हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये एक वैक्यूम प्लेस है, दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने यहां पर वैक्यूम दिया होगा। तो तब इसमें कितनी कैपेसिटेंस होगी, तो हम यहां पर लिखते हैं C वैक्यूम इज इक्वल टू Q/V, जो हमने एज इट इज पहले हमने फॉर्मूले से निकाला हुआ। अब हम क्या करते हैं, C वैक्यूम को ये ड्राइव करते हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है E इज इक्वल टू होता है V/D, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है, E इज इक्वल टू V/D। इसी तरह हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है Q/A। तो ये सारी वैल्यूज यूज करते हुए हमारे पास C वैक्यूम की एक वैल्यू निकलती है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब ये हमारे पास एक C वैक्यूम, मतलब जब 2 प्लेट्स के दरमियान हमने वैक्यूम स्पेस दी है, उसके दरमियान कोई मटेरियल नहीं लगाया, वो 2 प्लेट्स हैं, तो हमने उस पे कैपेसिटेंस निकाल ली कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटेंस होगी। अब यहाँ पर A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि आप कूलम लॉ में भी पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट केस था, ये हमारे पास फर्स्ट केस था जब हमारे पास क्या था, वैक्यूम। अब लेट्स सपोज कि हम यहां पर एक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, अब हम यहां से वैक्यूम खत्म करते हैं और यहां पर क्या लगा देते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यूजुअली हमारे पास आमतौर पर अगर हम डिफरेंट कैपेसिटर्स को स्टडी करें तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ये हमारे पास एक इंसुलेटर होता है। तो ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम जब इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड करते हैं तो यहाँ तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, यहाँ उसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। जिस तरह के आपने कूलम लॉ में पढ़ा कि फोर्स यहाँ इंक्रीज होगी, यहाँ डिक्रीज होगी, तो इसी तरह से इस पर भी कोई असर पड़ेगा। तो जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास एक न्यू टर्म C मीडियम में आ जाती है, C मीडियम में आती है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D।
ये हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जब हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, मतलब एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, तो हमारे पास उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो ये उसका फार्मूला है। यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या है, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मटेरियल या परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव स्पेस, कि जो मटेरियल आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब तीसरा और आखिरी क्वेश्चन हमारे आज के टॉपिक का और कैपेसिटर का, कि ये ज्यादा है सी मीडियम या ज्यादा है या सी वैक्यूम ज्यादा है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास जो इसका इतना पोर्शन है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम एंड एप्सिलॉन आर डॉट। अब यहां से हमें साफ नजर आ रहा है कि जब हम सी वैक्यूम को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सी मीडियम निकलती है, मतलब कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ मीडियम निकलता है। तो इसका मतलब कि सी मीडियम सी वैक्यूम से ज्यादा है। कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज करती है किसी भी मटेरियल को इंट्रोड्यूस करवाने से। यहां से हम लोग इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन आर का भी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। Epsilon R, permittivity of relative space, is the ratio between the capacitance in case of medium to the capacitance in case of vacuum। जब हम दो प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाकर उसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं, उसको डिवाइड करवा दिया जाए उस कैपेसिटेंस से जब हमने वो मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, तो वो हमारे पास एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिविटी स्पेस, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मटेरियल या रिलेटिव स्पेस निकल आएगी। तो आज के हमारे कैपेसिटर के टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैपेसिटर बोलते किसको है, कैपेसिटर के अंदर कौन कौन सी टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, उस कैपेसिटेंस को निकालने का तरीका क्या है, और कैपेसिटर की बेसिक फॉर्म मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को किस तरह से ड्राइव किया जाता है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड, तो आमतौर पर या ज्यादातर आप लोग यही करेंगे कि आपको बताया जाएगा कि सी वैक्यूम है, मतलब दो प्लेट्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं दी गई, तो तब आपने ये वाले फॉर्मूला ड्राइव करना है या मॉडिफाई करके इसको सॉल्व करना है। और अगर आपको मटेरियल दे दिया जाए तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में आपने कैपेसिटेंस किस तरह निकालनी है, वो भी ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर गिवन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, वो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, और एक कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कंप्लीट प्रोसीजर कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।